बचपन में जब भी हिंदी का पेपर लिखने गए ना, तो एक सेक्शन हमेशा फिक्स रहा है। कौन सा? निबंध वाला। कभी आया कि भाई वो 4 पैरों वाली गाय के ऊपर एक निबंध लिख दो, कभी आया कि भाई होली दिवाली के ऊपर निबंध लिख दो, कभी आया कि कुछ अपने मन से सोच के अपने लाइफ के ऊपर कोई ऐसी घटना पे निबंध लिख दो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? लिख तो दें, पर लिखें क्या? क्या लिखूं? ये सबसे बड़ी समस्या है आपके और हमारे जीवन की। तो ये जो चैप्टर है आपका ना, गंगा जो किताब का नाम है, उसका जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम ही है शीर्षक क्या लिखूं, क्योंकि इस कहानी में, इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं हमारे, वो भी बहुत ऐसे सोच विचार में चले गए हैं कि आखिर लिखना क्या है। तो समझते हैं जरा कि आखिर ऐसा क्या शीर्षक उनके जीवन में आया जिसको पढ़ के उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आखिर लिखा कैसे जाए। और मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप 10-15 मिनट ध्यान से इस कहानी को जरा सुन लो और समझ लो, तो ये एक मास्टर क्लास है आर्ट ऑफ राइटिंग का। कि हम जो ये बार बार परेशान होते हैं कि सर ये बता दो कि आखिर इस चीज का आंसर कैसे लिखा जाएगा, शायद तुम्हें इस कहानी के माध्यम से वो चीज समझ में आ जाएगी। चलो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा लेखक के बारे में बात करता हूं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ये नाम है हमारे लेखक का, जिनके ऊपर ये, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। उसको कहानी कम कहूंगा मैं बार बार कह रहा हूं ये मास्टर क्लास है। क्यों कह रहा हूं आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लेखक के बारे में। तो जो हमारे पद्मलाल जी हैं, उनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ है, छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में। और इनकी साहित्यिक पहचान जो है, ये बहुत कुशल आलोचक रहे हैं, यानी क्रिटिक, समझते हो आप, जो गवर्नमेंट के काम को, किसी चीज के ऊपर आलोचना करना, एक पॉजिटिव और लॉजिकल आलोचना करना। निबंधकार रहे हैं, हास्य व्यंगकार रहे हैं। तो हंसी ठिठोली के माध्यम से इन्होंने समाज सुधार की बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है। बहुत सारी पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है, यानी एडिटर भी रहे, जैसे कि सरस्वती और छाया भी। और इनकी अगर लेखन शैली की बात करें कि किस तरह से लिखते हैं, हर आर्टिस्ट का लिखने का ना अपना एक तरीका होता है, हर ऑथर का भी एक तरीका होता है। जैसे कि दो बैलों की कथा में आपने देखा कि मुंशी प्रेमचंद पशुओं का इस्तेमाल करके समाज की कुरीतियों को दिखाते हैं, इसमें वो माहिर रहे हैं। तो इनकी अगर लेखन शैली की बात करें तो इन्होंने बेसिकली समाज सुधार के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, हमें अपने डेली दिनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी और समाज में पड़ेगा, ये कुछ वैसा ही लिखते हैं। अब आते हैं जरा हम इस गद्य के ऊपर, जिसका नाम है क्या लिखूं। देखो, प्रॉब्लम ये हुई कि इनकी दो बच्चियां हैं, जिन्होंने ना, इनका नाम, एक का नाम नमिता है और दूसरे का नाम अमिता है। तो ये जाती हैं और कहती हैं कि बाबा काम कीजिए। नमिता कहती है बाबा मुझे ना निबंध लिखना है अपने स्कूल के लिए, और उसका शीर्षक है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अगर आप लोगों ने ये मुहावरा सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं इसका मतलब बताऊंगा। और वहीं उनकी दूसरी बेटी आती है अमिता, वो कहती है कि बाबा मुझे निबंध लिखना है समाज सुधार के ऊपर। अब ये दोनों ऐसे निबंध हैं जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो एक तरफ समाज सुधार है, दूसरी तरफ दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब ठहरे वो लेखक, निबंधकार, तो अब उनसे भाई उनकी परीक्षा हो गई। यहाँ पे अमिता और क्या नाम है आपका, नमिता, दोनों ने परीक्षा ले ली। अब उनके लिए चैलेंज ये था कि उन्हें एक आइडल निबंध, यानी एक आदर्श निबंध लिखने का आग्रह किया उन दोनों बच्चियों ने। लेकिन कोशिश ये करनी है कि उनको एक ही निबंध में ये दोनों बातें मिक्स करनी है। पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं अलग अलग निबंध लिख देता हूं, दूर के ढोल सुहाने और समाज सुधार के ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, निबंध ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, ऐसे राइटिंग का भी कुछ एक तरीका होता है। और फिर इस तरीके के ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा निबंध लिखूं जिसमें मैं ये दोनों टॉपिक साथ में मिक्स कर दूं। अब चलो भाई, यहां से सुनो आर्ट ऑफ राइटिंग, किस तरह से निबंध लिखे जाते हैं। तो निबंध लिखने के लिए बहुत से सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। अब किताब में जो बातें की गई है जिन प्रिंसिपल के बारे में, उसमें एक नाम आता है आपके, एक फॉरेनर A.G. गार्डिनर का नाम आता है, जिनका कहना है कि जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं तो उसके लिए एक विशेष उमंग, यानी उत्साह होना चाहिए, आवेग होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, विषय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस विषय से जुड़ा भाव। तो ऐसा A.G. गार्डिनर का कहना है, और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ जो बख्शी जी हैं हमारे, जो हमारे लेखक हैं, उनका अनुभव यह है कि भाव अपने आप नहीं आते, आप इमोशन खुद क्रिएट नहीं करोगे। तो एक निबंध के लिए जरूरी है उस निबंध की रूपरेखा सूचना, कि आखिर किस तरीके से लिखा जाए, हेडिंग क्या हो, सब हेडिंग क्या हो, कौन से पॉइंटर हो, कंक्लूजन क्या हो, मेन बॉडी के अंदर क्या लिखा जाए, वो सारी चीजें। और हाँ, सहजता और वास्तविकता, यानी कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, इसकी अनुभूति होनी चाहिए आपके लेखन में। यानी जब आप चीजें लिख रहे हो ना, उसको जितना सिंपल रख सको और जितना रिलेटेबल आप बना सको, उतना ज्यादा वो पढ़ने में आनंददायक होता है। हम कोई कहानियां तभी पढ़ते हैं जब उस कहानियों से हम खुद रिलेट कर पाते हैं कि हाँ यार, ये हमारी आम लोगों की बातें कर रहा है, आम लैंग्वेज में बोला जा रहा है। जैसे कि उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हैट, यानी टोपी टांगने के लिए हम किसी भी खुट्टी में टांग सकते हैं, कोई भी खुट्टी काम आ सकती है टोपी, अगर मुझे टांगना है तो इंपॉर्टेंट खुट्टी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, टोपी। टांग तो उसको किसी भी खुट्टी में देंगे। तो वही वाली बात है, इंपॉर्टेंट है भावना, सहजता और वास्तविकता। अब लेकिन यहां पे उनके सामने दुविधा है। दुविधा यह है कि दोनों टॉपिक अलग है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, अगर उसका मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूं ना, तो उसका मतलब होता है कि जो चीज आपने देखी नहीं है ना, वो दूर से बहुत अच्छी लगती है। ठीक है,
जैसे कि मेरे जो मित्र हैं जो गांव में रहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, अरे भाई साहब भैया तो बैंगलोर में रहते हैं, पता नहीं क्या ही मस्ती करते होंगे, क्या ही एंजॉय करते होंगे। तो वही वाली बात है, लेकिन यहाँ पे एंजॉय तो है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स भी है जो मैं शहर में रहता हूँ तो फेस करता हूँ। वो स्ट्रगल अगर मैं अपने गाँव में रहूँ तो फेस ना करूँ। तो वही वाली उनके लिए वो चीज़ है। तो मैं फिर ये कहूँगा, हाँ दूर के ढोल सुहाने लगते हैं भाई, एक बार आ जाओ और देख लो, है ना। 6th क्लास के बच्चे को लगता है अरे सीनियर हमारे कितना चिल करते होंगे, बट आपको पता है भैया क्योंकि आप 10th में आ चुके हो कि 10th की पढ़ाई ऑब्वियस सी बात है 6 की, अब आपको क्या लगता हो 6 की क्लास की पढ़ाई ज़्यादा इजी थी कंपैरेटिवली, तो इसलिए दूर के ढोल सुहाने लगता है। लेकिन उसको जोड़ना है हमें समाज सुधार से। तो लेखक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन दोनों टॉपिक को एक ही निबंध के अंदर उन्हें पिरोना है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ और लोगों के बारे में पढ़ा, जैसे कि मॉन्टेन है, उनका कहना है कि निबंध केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसमें नॉलेज या ज्ञान का प्रदर्शन होना चाहिए, बल निबंध जो है वो मन की स्वच्छंद रचना है। स्वच्छंद का मतलब होता है इंडिपेंडेंट थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स, कि निबंध यानी आप मन में चीजों को सोचो। देखो एक तो ये तरीका है कि आप जाओ, जो निबंध आपको लिखना उस लाइब्रेरी में आप जाइए और उस लाइब्रेरी में उस टॉपिक के ऊपर जितनी किताबें हैं, जो भी आर्टिकल्स लिखे गए, आप उनको पढ़ लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखा जा सकता है, आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आपने नॉलेज इकट्ठा करके फिर अपना कुछ नया, कुछ अपना टच दे दिया। दूसरा है कि नहीं अब आप किताब नहीं पढ़ सकते, जैसे कि लेखक पुस्तकालय तो जा नहीं सकते घर में बैठे हुए, तो उसमें वो क्या करेंगे, उसमें वो अपने विचारों कि भाई शीर्षक के ऊपर उनके क्या विचार हैं वो चीज। तो मन की स्वच्छंद रचना, कि भाई मन के अंदर जितनी भी एक्सपीरियंस है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन सब का इस्तेमाल करके उस विषय के ऊपर लिखना। तो उससे क्या होगा, उससे एक बहुत ट्रू और रियलिस्टिक पिक्चर सामने आती है और उस रचना में आपका बहुत ज्यादा उल्लास और एनर्जी भी देखने को मिलती है। जैसे कि एक यहाँ पे एक किताब के अंदर एक अमीर खुसरो जी हैं, ठीक है, उनकी एक बात की गई, उनकी इंटेलिजेंसी कि अमीर खुसरो जी एक बार जाते हैं कुएं पे पानी मांगने के लिए, और वहाँ पे 4 महिलाएं बैठी हुई होती है और उन्हें कहती है कि पानी तो पिला देंगे खुसरो जी, लेकिन क्योंकि आप कवि हैं तो आप एक काम कीजिए, आप हमारी फरमाइश पूरी करो और हमें कविता सुनाओ। अब चारों महिलाओं ने अलग अलग डिमांड करी, एक ने कहा कि हमें खीर पे कविता सुननी है, एक ने कहा चरखे पे सुननी है, एक ने कहा हमें कुत्ते पे सुननी है, एक ने कहा हमें ढोल पे सुननी है। अब खुसरो साहब खैर खुसरो साहब, उन्होंने फट से क्या किया, एक ही पद में वो सारी कविताएं, सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। जैसे कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, और उसके बाद जो लाइन आती है कि वहां क्यों बैठे हो, ढोल बजा दिया, ठीक है, कुत्ता चख गया सारी खीर, तुम रह गए ढोल बजाते हुए। एक पद के अंदर उन्होंने सबकी फरमाइश पूरी कर दी। तो यही है समापन। तो यहां से जो लेखक है हमारे, उनके दिमाग में आता है कि भाई जब खुसरो साहब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। पर दिक्कत यह है कि दोनों शब्द जो है बहुत ही विपरीत शब्द है, ठीक है, दोनों शब्द बहुत विपरीत है। एक समाज सुधार है और दूसरे तरफ दूर का ढोल सुहाना। अब इन दोनों, जैसे कि खुसरो की तरफ दोनों विपरीत शब्द समय और दूरी को एक ही निबंध में पिरोया कैसे जाए, समय और दूरी को, और फिर उसको समाज सुधार से रिलेट करना है। तो आप देखिए जरा किस तरह से लेखक इस पे काम करते हैं। उन्होंने कहा दूर के ढोल का मतलब क्या, दूर का जो ढोल है वो दूर से बहुत सुंदर लगता है। जैसे उन्होंने कहा कि जो ढोलक बजाने, मान लो कोई एक मंडली बैठी है और वहां पे कोई ढोल बजा रहे हैं, तो जो लोग बैठ के ढोल बजा रहे हैं ना, उनको आनंद उतना नहीं आएगा क्योंकि ढोल की आवाज बहुत धमधम करके उनके कानों में जाएगी, तो उसकी जो कर्कश ध्वनि है उससे वो इरिटेट हो जाएंगे। जो एक ढोल बजाने वाला इंसान है, जो दिन रात ढोल ही बजा रहा है, उसका वो प्रोफेशन ही है, एक टाइम बाद वो भी बोर हो जाता होगा, वो सेम आवाज। लेकिन वही ध्वनि दूर बैठे किसी नदी के किनारे को इंसान बैठा हो, मस्त एकदम शाम एंजॉय कर रहा है, और उसको वो ढोल की आवाज जाए तो उसको वो काफी मधुर लगेगी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर विवाह का माहौल है, शादी का टाइम है, और वहां पे अगर ढोल बजती है तो एक जो नववधु है उसके मन में उल्लास जगता है अपने नववर से मिलने का। तो वही वाली बात है कि ढोल जो है वो दूर से बहुत अच्छा लग रहा है वो लोगों के लिए, लेकिन जो उसको बजा रहे हैं उसकी ध्वनि से वो परेशान हो सकते हैं। तो दूरी का प्रभाव है, दूरी की वजह से ध्वनि जो है, ध्वनि अगर नजदीक से हो तो कर्कश हो सकती है, दूर हो तो आपको बेहतर लग सकती है। अब यहां पे देखिएगा जरा कि जो लेखक है उन्होंने समय और दूरी के प्रभाव को जीवन में किस तरीके से ढाला, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये निबंध की ना रूपरेखा, पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कंपेयर किया है युवा पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, यानी जेन जी कह दो आप, और ये पुरानी जनरेशन है। नाउ जो जेन जीज हैं वो परेशान है अपने आने वाले फ्यूचर को लेके, अपने लाइफ स्ट्रगल, जीवन संग्राम को लेके वो उससे परेशान है। वही दूसरी ओर जो वृद्धा लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी, पुरानी पीढ़ी है, जिन्होंने देख लिया है अपना जीवन, वो अपने बाल अवस्था और तरुणावस्था, यानी जो उनका यंग फेज है, वो उससे दूर है। तो जो यंग पीढ़ी है, तरुण वाली पीढ़ी है, वो अपने फ्यूचर से दूर है, और जो पुरानी पीढ़ी है वो अपने अतीत से दूर है। दोनों सपने किसके देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है वो सपने देख रही है भविष्य का, जबकि जो पुरानी पीढ़ी है वो सपने देख रही है अतीत का। आप देखिएगा समय कैसे दोनों के लिए अलग चल रहा है। दोनों के दृष्टिकोण की बात करें तो युवा पीढ़ी जो है वो भविष्य अत्यंत उज्जवल, उनको दिखता है कि भाई फ्यूचर बहुत ब्राइट है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। लेकिन वही जो पुरानी पीढ़ी है, जो वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, उनको अपनी अतीत की स्मृतियां, यानी पास्ट की जो मेमोरीज हैं, फ्लैशबैक जो उनको आ रहे हैं, वो उनको बहुत सुखद लगता है।
अब यहाँ पे बात आती है कि इन चीजों का समाज में क्या भूमिका है। तो भूमिका ये है कि भाई युवा पीढ़ी जो है वो अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए क्रांति के प्रबल समर्थक बन जाते हैं कि हाँ हमें रिवोल्यूशन चाहिए। आपने सुना होगा ना भी कोकरोच जनता पार्टी, तो वही क्रांति के प्रबल समर्थक बन जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो पुरानी पीढ़ी है, जो वृद्धावस्था में है, उनको लगता है कि नहीं, हमें कुछ भी करके अपने अतीत को प्रिजर्व करना चाहिए। तो दोनों का समाज सुधार को लेकर योगदान है, लेकिन अपने अपने तरीके से है। तो जो वृद्धावस्था वाले हैं वो अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और वही जो तरुण यानी यंग एज में है वो भविष्य को वर्तमान में लेना चाहते हैं। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो ये अतीत में है और ये भविष्य में है। वर्तमान में तो दोनों ही पीढ़ियां क्या है, असंतुष्ट है। और यही वो टाइम फेज है जिसका परिणाम है कि इसी असंतोष और अशांति के कारण समाज सुधार का जन्म होता है। तुम बोलोगे ये कैसे होगा सर? तो देखो ना, आप यंग जनरेशन को देखो, वो रिवोल्ट कर रहे हैं। नेपाल में जैसे आपने देखा जेनजी का रेवोल्यूशन किस चीज को लेकर था, भविष्य को लेकर। लेकिन वही आप ओल्ड एज पीपल को देखो जो अतीत को प्रिजर्व करने के लिए भी लड़ाई करते हैं, अपने कल्चर अपने रूट को प्रिजर्व करने के लिए वो लड़ते हैं कि नहीं ये चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये बदलाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप नोटिस करोगे ना हमारे घर में भी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमसे एक जनरेशन ऊपर वाली जनरेशन है, 2 जनरेशन ऊपर वाली जनरेशन है, वो हमारे बहुत सारे तौर तरीकों को क्वेश्चन करते हैं कि नहीं यार तुम लोग इन चीज़ों को ध्यान रखो, इसको ऐसे करते। तो लड़ाई चल रही है ना, उनका काम अतीत को प्रिजर्व। और हम भी जब उस एज में पहुंच जाएंगे ना, तो हमने जो चीज़ें जी हैं, हमने जो अपना बचपन जिस तरीके से जिया है, हम भी चाहेंगे कि हम उसी तरीके से चीज़ों को प्रिजर्व करें। तो ये आपका, वहां से निकल के आएगा समाज सुधार, जिससे कि एक बैलेंस बना रहेगा। तो स्टेज 1 है कि आज का प्रगतिशील यानी भविष्य का सपना देखता है। स्टेज 2 है कि भाई समय तो बीतता जा रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है। स्टेज 3 है कि वही भविष्य का जो सपना आप देख रहे थे एक समय वो अतीत का स्मारक बन जाता है। और स्टेज 4 है कि जब नए तरुण आते हैं, फिर नए युवा आते हैं, तो फिर से वो नया भविष्य देखते हैं, फिर से भविष्य का स्वप्न, फिर से समय बीतता है, फिर से वो भविष्य की बातें आपके लिए अतीत बन के रह जाती है। तो दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, है ना। लेकिन समय की दूरी के कारण अतीत और भविष्य दोनों मनमोहक लगते हैं, तो वही दूर के ढोल सुहाने होते हैं। आप अतीत से भी उतने दूर हो, आप भविष्य से भी उतने ही दूर हो। अब अगर आपको यहाँ मास्टर क्लास ऑफ राइटिंग जो अपने ऑथर ने दी है, यहाँ पे अगर आपको उससे बातें समझ में आई है, तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लिखते क्यों है। लिखना सिर्फ बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। आदमी सिर्फ लेखक जो है ना, सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, धन संचय के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए नहीं लिखते, सारे नहीं लिखते, ठीक है। मैं प्रोफेशनल ऑथर की बात नहीं करता हूँ। लोग शुरुआत करते हैं जब वो अपने अंदर की कुछ चीज़ों को उन्हें बताना है, खुद को एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस करने का सबसे सही तरीका होता है राइटिंग। कई बार खुद को जानने के लिए कहते हैं ना, जनरल मेंटेन करो, ठीक है। अपने डेली जो चीज़ें हैं, डेली चीज़ों को अपनी पर्सनल डायरी में मेंटेन करो। जनरल मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जितना अपने बारे में लिखते हो, आपको विद द टाइम पता चलता है कि आप में क्या कमियां हैं, उसको आप कैसे सुधार सकते हो, सेल्फ इवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। और साथ ही साथ आपको मुक्ति का मार्ग, यानी कि लिखकर ही एक आर्टिस्ट, एक ऑथर, एक रचनाकार अपने भीतर की प्रेरणा को समझता है, अपने अंदर की अनुभूति को, अंदर की ऊर्जा को वो समझ पाता है, और फिर वो सारी उन व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाता है जिस चीज़ों को लेकर वो परेशान रहा है। तो ये है इस कहानी का पूरा सार। जो दूर है वही सुहाना है, चाहे वो ढोल की आवाज हो, बीता हुआ कल हो, या आने वाला कल हो। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा दूर का ढोल पसंद है, अपना पास्ट, आने वाला फ्यूचर, या फिर आप वो समाज सुधारक हैं जो वर्तमान में रह के इन चीज़ों को बेहतर करने में लगे हुए हैं। अब तुम्हें इस कहानी का सार समझ में आया? मैंने कहा इस कहानी को कहानी की तरह मत देखो, ये एक मास्टर क्लास है। तो अगर तुम इस पॉइंट तक पहुंचे हो तो तुम्हें आर्ट ऑफ राइटिंग तो आ गया। तो मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और 10 लाइन के अंदर अपने से कोई 2 टॉपिक चुनो जो बहुत अपोजिट हो, और जरा उनको मिक्स करके हिंदी या इंग्लिश जैसा भी आपको लगे एक छोटा सा निबंध इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां जाके देख लें, आपको मिल जाएगी। और अगर आपको 2 बैलों की कथा देखनी है तो यहां क्लिक कर लो, बाकी आपको यहां कहीं प्लेलिस्ट दिख रही होगी हिंदी की, क्लिक कर लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपके हिंदी अध्यापक कुमार भैया जी हाजिर हैं पूरे हिंदी की गद्य पद खटखटाने के लिए। इसी चैनल पे मिलेगा आपको, घबराना मत। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।